गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है वो उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छा होती क्या है, इसका स्लोप बनता कैसे है। ठीक है, तो देखिए द स्लोप देखो, इसमें ऐसे समझो दो चीज़ें चलती हैं एक साथ, एक स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या कहता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का मतलब ये है कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ये शो करता है कि क्वांटिटी के चेंज प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड जो हम कर रहे हैं वो उसका टोटल कितना चेंज हो रहा है। मतलब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शोज टोटल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड in relation to an absolute change in own price of a commodity। प्राइस ऑफ कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने पे टोटल कितना चेंज हो रहा है, किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ऑन द अदर हैंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि परसेंटेज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब परसेंटेज चेंज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू सम परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। दो अलग अलग बातें हैं, क्या क्या बातें हैं। अगर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की बात होती है तो टोटल क्वांटिटी चेंज डिमांड में कितना चेंज आ रहा है प्राइस के चेंज होने पे। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जब भी बात करेंगे तो हम करेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। उसी उसी कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने पे उस कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, इसके बारे में। जैसे इसमें एग्जांपल ये आपका फिगर दिया हुआ है, इसमें समझो। इसमें कह रहा है कि पहले हमारी जो डिमांड प्राइस थी वो थी 30। ठीक है, 30 जब हम किसी भी कमोडिटी की प्राइस 30 थी तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड करते थे, 20। जैसे ही हमारी प्राइस जो है 25 हो गई, थोड़ी मतलब अब जैसे हमने पहले समझते थे प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड जो है कम होता है। ठीक है, और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी का डिमांड जो है बढ़ता है। इन्वर्स रिलेशन होता है ना, नेगेटिव रिलेशन, बढ़ने से कम होता है और कम होने से बढ़ता है। तो पहले प्राइस 30 था, ज़्यादा था, तो क्वांटिटी डिमांड कम थी। अब प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, प्राइस जो है वो कम हो गया, प्राइस 30 से 25 हो गया, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कितनी हो गई, बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 20 से 30 हो गई। तो ये आपका कितना चेंज हो गया, 10 का। तो इसको क्या कहेंगे हम, और जब यहाँ पे जो दो पॉइंट मिलेंगे आपको, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों से एक जाती हुई जो कर्व बनेगा इसे कहते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, ये है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितना चेंज हो रहा है, 5 यूनिट चेंज होने पे, ये 5 यूनिट, 5 यूनिट प्राइस का चेंज होने पे 10 यूनिट उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। ये है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब इसका हम परसेंटेज में निकाल देते हैं कि 5% चेंज इन प्राइस के कम होने से 10% आपका क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। तो इस तरीके से आप कहते हो तो कहते हो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ गए, दो अलग अलग बातें थी। स्लोप ऑफ डिमांड का मतलब टोटल चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इन एब्सोल्यूट चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इन रिलेशन टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो ये था आपका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, सिचुएशंस कुछ दी होती हैं, डिग्रीज होती हैं आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। 5 तरीके की डिग्रीज होती हैं। एक होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, एक होती है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, एक होती है लेस इलास्टिक, एक होती है मोर इलास्टिक, एक होती है यूनिटरी इलास्टिक। इस तरीके से 5 आपकी डिग्रीज होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो इसमें ऐसे समझो, इसमें क्या 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 कहा गया है। सबसे पहले देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं अपना जो मैंने बनाया उससे, क्योंकि बुक में जो है थोड़ा ऊपर नीचे दिया हुआ है। तो ऐसे समझो
परफेक्टली इनइलास्टिक, 5 तरीके की होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक, और एक होती है अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कौन सी होती है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में होता है, देखो बुक में समझो, ये है आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। कौन सी है? जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाती है जीरो, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, तो इसे क्या कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व, या फिर इसे कहते हैं वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन चेंज इन प्राइस कॉज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी की डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। कैसे बनता है कि मान लो पहले हमारा प्राइस ये था, यहाँ पे था, हम लोग अभी एक आइडिया से बना रहे हैं, जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं करते हैं तो अलग चीज़ हो जाती है। तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे वो इतनी थी, प्राइस हमारा बढ़ गया, तो लेकिन उसकी प्राइस के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी की डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आया। मान लो प्राइस और बढ़ गया, फिर भी हमारी क्वांटिटी जो डिमांड थी वो उतनी ही रही। मान लो माचिस है, माचिस चाहे 1 रुपये की आए, चाहे 2 रुपये की आए, चाहे वो 3 रुपये की आए, अगर हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उसको खरीदेंगे। ठीक है, तो उसके प्राइस के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका डिमांड कब बनता है? इस तरीके से। ठीक है, ये आपका बनता है, ये आपका डिमांड कब बनता है, ये आपका बन गया परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। इसे कहते हैं वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व भी कहते हैं। कब? जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। मतलब प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी जो है वो स्टेबल है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो इस तरीके के डिमांड कर्व को क्या कहा जाता है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व, व्हेन ई इज इक्वल टू जीरो, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। दूसरा है आपका लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। मान लो हम लोग ने कल क्वेश्चंस लगाए थे, जो बुक में देखो, कहीं पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 आई थी, कहीं पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 6 आई थी। तो 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, कितनी भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अगर आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, मतलब इज लेस देन 1, तो आपका डिमांड कर्व कैसा बनेगा? लेस देन 1 का मतलब होता है कि मान लो हमने हमारे प्राइस बढ़ गया, मान लो 10% बढ़ा, तो उसके प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी के में चेंज तो हुआ, लेकिन बहुत माइन्यूट सा चेंज हुआ। तो हमारा डिमांड कर्व कैसा बनेगा? हमारा डिमांड कर्व बनेगा इस तरीके का, यहाँ से इस तरीके का बनेगा। कैसे? हमारी मतलब प्राइस पहले ये थी, ठीक है, हमारी प्राइस ये थी यहाँ पे, और क्वांटिटी हम डिमांड करते थे इतनी। ठीक है, ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी पहले, ओल्ड वाली। मान लो हमारी प्राइस बढ़ गई, यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड हो गई वो थोड़ी कम हो गई। प्राइस के बढ़ने से, हम लोग ने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, प्राइस के बढ़ने से क्या पढ़ते थे हम लोग? क्वांटिटी कम होती है, डिमांड कम होती है। तो प्राइस बढ़ गया हमारे, कितना बढ़ा? इतना बढ़ गया प्राइस। क्वांटिटी जो थी वो मान्यूट सा चेंज हो गया। मतलब प्राइस देखिए, आप खुद देखो कितना प्राइस बढ़ा, इतना, मतलब एक रफ आइडिया समझो, प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी में बहुत हल्का सा चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के डिमांड कर्व को क्या कहा जाता है? लेस इलास्टिक डिमांड कर्व, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 होती है। ठीक है, इस तरीके को डिमांड कर्व को क्या कहा जाता है? लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि
क्या होता है। अब देखो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब E इज इक्वल टू 1, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है। मतलब ऐसा कोई कमोडिटी है जहाँ पे प्राइस के बढ़ने से जितना प्राइस बढ़ा है उतनी ही क्वांटिटी कम भी हो जाएगी। मतलब बराबर बराबर चलता है दोनों। क्या मतलब हुआ यहाँ से आप बुक में देखो, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है तो क्या कहता है इसमें, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व भी कहा जाता है। हम लोग ये तो हमारा इंडिफरेंस कर्व के इन्होंने बनाया है। हम लोग जानते हैं हम लोग का डिमांड कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, इसलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व भी कहा जाता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व अंडर विच ऑल रेक्टेंगुलर एरियाज आर इक्वल। इट नीड टू बी नोटेड दैट ईच रेक्टेंगुलर एरिया अंडर डिमांड कर्व शोज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी। देखो प्राइस चाहे कितना भी प्राइस जितना बढ़ेगा उतनी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कम होती है। हम लोग ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो। तो हम लोग का डिमांड का इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा प्राइस के जितना प्राइस था पहले उसके जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। देख लो, चाहे आप अगर बनाओगे ग्राफ पे तो इस तरीके का जब ग्राफ बनेगा, ये आपका डिमांड कर्व है, तो इसमें क्या है ये प्राइस का कॉलम है, जितना प्राइस बढ़ा उतनी आपकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई। तो ये आपका हो गया परफेक्ट यूनिटरी इलास्टिक E इज इक्वल टू 1, जहाँ पे E जो है वो 1 के बराबर है। E इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप खुद देख लो, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो जितना प्राइस बढ़ा है उतनी ही क्वांटिटी कम हुई है। यहाँ पे क्या था, प्राइस ज़्यादा बढ़ा था और क्वांटिटी थोड़ी कम हुई थी। देख लो साइज़ में भी देख लो, ज़्यादा बड़ा है प्राइस और क्वांटिटी कम हुई है उतनी। सॉरी, ये आपका एरो गलत बना हुआ है, इस तरीके से बनेगा अंदर के लिए, ठीक है। लेकिन यूनिटरी इलास्टिक में क्या हुआ, प्राइस जितना बढ़ा क्वांटिटी उतनी ही कम हुई, ठीक है। तो इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। अब बात करते हैं हम लोग मोर इलास्टिक डिमांड। मतलब पहले हम लोगों ने पढ़ा था अगर ई इज़ लेस देन 1, अब मान लो ई इज़ ग्रेटर देन 1 हो रहा है, फिर कैसे बनाओगे। इसका मतलब ऐसा कोई कमोडिटी है जिसका प्राइस कम चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा मतलब कम हो जाती है। मतलब प्राइस मतलब प्राइस जो है 2% बढ़ा लेकिन उसकी डिमांड जो है 20%, 10%, 15% कम हो गई। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो इसका डिमांड का बनता है थोड़ा सा और स्लोप में। मतलब प्राइस मान लो हमारा पहले ये था, ठीक है, प्राइस थोड़ा सा ही कम हुआ लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा कम हो गई। पहले क्या था, प्राइस ज़्यादा कम बढ़ा था और डिमांड कम हुई थी, थोड़ी सी कम हुई थी। यहाँ पे क्या है, प्राइस तो बहुत हल्का सा चेंज हुआ है और लेकिन उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा चेंज हो गई। प्राइस देखो कितना चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँचा, सिर्फ थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा चेंज है लेकिन उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज हो गया। तो इस तरीके के डिमांड का क्या कहा जाता है, मोर इलास्टिक डिमांड, ठीक है। क्या मतलब, मोर इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा चेंज हो गई। इस तरीके के डिमांड का कहते हैं हम लोग मोर इलास्टिक डिमांड। और लास्ट जो होता है वो होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब E इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या आ जाता है, E जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। ऐसा तो बहुत कम होता है लेकिन एक स्लोप आपको बुक में दिया हुआ है तो इसको समझना। इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। इसका क्या होता है, प्राइस के चेंज होने से आपके क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है। देखो अभी इसको बुक से समझो। व्हेन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब E इज इक्वल टू इनफाइनाइट।
इसको कैसे करोगे? अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक है, इस लाइन को याद रखना। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन रही है तो वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होगी। इट्स इज अ सिचुएशन इवन व्हेन इवन स्ट्रेट लाइन राइज प्राइस लीड्स टू जीरो डिमांड फॉर अ कमोडिटी। मतलब आपकी प्राइस तो बढ़ रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड, प्राइस पहले 2 था, अब कितना हो गया 4, और क्वांटिटी जो है डिमांड वो सेम है। इसमें क्या था, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं हो रहा था। क्वांटिटी डिमांड आपकी सेम थी, स्ट्रेट लाइन थी, मतलब वर्टिकल स्ट्रेट लाइन थी। इसमें क्वांटिटी तो चेंज, आपका प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस आपका सेम रहेगा लेकिन क्वांटिटी डिमांड आपकी चेंज होती रहेगी। मतलब प्राइस जो आपका था पहले वो यहाँ पे था, क्वांटिटी आपकी पहले 10 थी, ऐसे समझो, पहले आपका ये था और क्वांटिटी कितनी थी 10 थी, यहाँ पे 10 थी, और प्राइस आपका सेम यहाँ पे था। अब क्या हुआ, क्वांटिटी कंज्यूमर ने बढ़ा दी, प्राइस आपका वही है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, फिर कंज्यूमर ने बढ़ा दी, प्राइस आपका सेम है और क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके के डिमांड कर्व को, जहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल, ये इस लाइन तो कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जब इस तरीके का आपका डिमांड कर्व बनता है तो ये होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व वेयर ई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्राइस आपका हमेशा सेम रहेगा और क्वांटिटी में चेंज होता रहेगा, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है, मतलब चेंज हो सकता है, 10 से 20 हो गया, 30 हो गया, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 400, 500, कितना भी हो सकता है। प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आपके क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके के डिमांड कर्व को क्या कहा जाता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक है, और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बचा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, नेचर ऑफ अ कमोडिटी, कि कमोडिटी का नेचर कैसा है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कर्व डिपेंड करता है। अकॉर्डिंगली नेसेसरीज लाइक सॉल्ट, केरोसिन ऑयल, मैच बॉक्स, इनका जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, इनका जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि इनके प्राइस के बढ़ने से, कम होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें मैच बॉक्स चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स तो हम लोग खाते ही हैं, सॉल्ट, केरोसिन ऑयल, ये सब तो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, इनके बिना हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। मतलब हम लोग तो इन सब चीज़ों के लिए हमें नेचर ऑफ कमोडिटी पे भी डिपेंड करना पड़ता है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग देखना है तो। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, हमारे पास जो भी कमोडिटी है उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है कि नहीं है, जैसे डिमांड फॉर अ गुड विच हैव क्लोज सब्सटीट्यूट लाइक टी एंड कॉफ़ी, ठीक, बीइंग क्लोज सब्सटीट्यूट ईच अदर इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक। ऐसे जो सब्सटीट्यूट, जो टी और कॉफ़ी है, हमें पास टी नहीं है तो हम कॉफ़ी ले लेंगे, ऐसे जो गुड्स होते हैं इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो मोर इलास्टिक होती है। मोर इलास्टिक का मतलब ई इज मोर इलास्टिक में देख लो, यहाँ पे मैंने बताया था पहले, मोर इलास्टिक का मतलब ई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ई इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्या होते हैं, मोर इलास्टिक डिमांड होते हैं, बिकॉज व्हेन प्राइस ऑफ सच अ गुड्स राइजेज द कंज्यूमर हैव द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग टू इट्स सब्सटीट्यूट। इसलिए होते हैं मोर इलास्टिक, क्योंकि अगर किसी भी दूसरी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, मतलब टी का प्राइस बढ़ जाता है, तो लोग कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए सब्सटीट्यूट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, फैक्टर्स में, फैक्टर्स को अफेक्ट करने में, किसमें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तीसरा होता है मल्टीपल यूजेस, कि जो हम कमोडिटी या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो कितनी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो इस पर भी हम लोग का डिपेंड करता है। जैसे गुड्स विच कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस हैव इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी इज एन एग्जाम्पल।
इट इज़ यूज फॉर लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एग्जाम्पल होते हैं लाइटनिंग के लिए, रूम हीटिंग के लिए, कंडीशनिंग के लिए, कुकिंग के लिए। तो इस तरीके के जो गुड्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, ठीक है। तो इनसे ही फैक्टर इफेक्ट करता है। इनकम लेवल ऑफ द बायर, कि कंज्यूमर की इनकम कैसी है उस पर भी हमारा फैक्टर इफेक्ट करता है। तो कंज्यूमर लेवल अब बायर का बढ़ता है घटता है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो है प्राइस कम क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है। तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा अगर, तो वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी चेंज करेगा। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, गुड्स टू विच कंज्यूमर बिकम हैबिचुअल विल हैव इनइलास्टिक डिमांड। मतलब ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर रोज़ ज़्यादातर यूज़ करता ही है, मतलब कंज्यूमर जो है वो रोज़ उसी गुड्स को यूज़ करता है तो वो इनइलास्टिक डिमांड हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से भी फैक्टर इफेक्ट होते हैं, ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन, अच्छा हमारी जो इनकम है हम उसका कितना परसेंट जो है, कितना इनकम का कितना परसेंट जो है वो उस प्रोडक्ट को, कमोडिटी को ख़रीदने के लिए यूज़ करते हैं, इस पे भी हमारा फैक्टर इफेक्ट करता है। गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम, जैसे टूथपेस्ट, बूट पॉलिश, न्यूज़पेपर, नीडल्स विल हैव इनइलास्टिक डिमांड। ऑन द अदर हैंड गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड लार्ज प्रोपोर्शन, जैसे क्लोथ, स्कूटर हैव, अच्छा दो चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जो कुछ कम प्राइस के होते हैं, कुछ ज़्यादा प्राइस के होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है टूथपेस्ट का। ये जो है जो ये हमारी डेली नेसेसरीज वाली चीज़ें हैं, लेकिन कम पैसे की आती हैं, कम इनकम की आती हैं, तो इस पर हम लोग अपना इनकम कम यूज़ करते हैं। तो ये ऐसी जो कमोडिटी होती हैं वो होती हैं इनइलास्टिक डिमांड। और जो हैवी अमाउंट में आता है, स्कूटर है, क्लोथ्स हैं, वो होती हैं इलास्टिक डिमांड। और लास्ट है प्राइस लेवल, कि जो कमोडिटी है उसका प्राइस कितना है, उस पर भी हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो है फैक्टर इफेक्ट होता है। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आल्सो डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लो एट लोअर लेवल ऑफ द प्राइस, ठीक है। तो प्राइस भी हमारा जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अफेक्ट करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ठीक है। और लास्ट जो होता है वो होता है आपका टाइम पीरियड, ठीक। डिमांड इज इनइलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड एंड इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड। डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है शॉर्ट पीरियड में और इलास्टिक होती है लॉन्ग पीरियड में। से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा कॉपी में, ठीक है। तो ये था आपका ये आज का टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या पढ़ा आज, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हम लोगों ने पढ़े डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, मतलब अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इज इक्वल टू 0 है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है, और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड इन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिमांड। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इलास्टिक इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ये मैंने आपको अभी समझा ही दिया है, ग्राफ भी समझा दिया है इसका। आपकी बुक में 3 ही ग्राफ दिए थे, लेकिन मैंने इन दोनों का भी आपको बता दिया है, ठीक है। तो 5 तरीके के आपके पास डिग्री होती हैं, कौन कौन सी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इन 5 को आप बहुत अच्छे से याद समझ के ग्राफ इनका तैयार करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका आज फिनिश हो गया है। अब देखते हैं आगे का हम लोग कैसे करना है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम आए अगर समझने में तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वैसे तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि अच्छे से मैंने समझा दिया है। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, आज का टॉपिक हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।